Yeah, good evening everyone. Today we are making video on a new chapter called Improvement in Food Resources. It is a chapter of biology class ninth. Beta, in this chapter we'll study about how we will do improvement in the food resources. आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट, ठीक है ना, क्रॉप्स का, और लाइव स्टॉक होते हैं अनाज वगैरह, ठीक है, वीट आ जाता है इसमें, क्योंकि उसे भी हमें ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोगों को हमें खाना भी खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा, राइट। तो फिर उससे ही हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, और हमारे रुपये की वैल्यू और डिक्रीज होगी। तो इसके लिए वैसे तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड, जहाँ तक प्रोड्यूस करने के बहुत चीज़ें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ें बाहर बेचते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है वहाँ से खरीदते हैं, ठीक है। तो जो मेजर स्कोप है एरिया इंक्रीज करने का, लैंड का अंडर कल्टीवेशन, वो हमें बढ़ाना होगा। मतलब जो खेती लायक ज़मीन है जहाँ पर हम और प्लांट्स फील्ड से उगा सके, वो हमें बढ़ाना होगा। तो अगर आप फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं बगैर एनवायरनमेंट को डिक्रीज किए हुए और बगैर इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़े हुए, तो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस की उसके लिए ज़रूरत है, जिसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि जो पशुपालन वगैरह हो गया। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब सस्टेनेबल का मतलब है कि एक अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, सही मेथड से उस चीज़ को काम में लाना है, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स हैं क्रॉप्स के, आपको पता ही है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, आपने एट्थ में भी पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने आपको सिखाया था कि खेती करते कैसे हैं, फार्मिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको पता है बहुत टाइप की क्रॉप्स है, सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, sorghum, ये सब हमें हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। पल्सेस में दालें आ जाती हैं, पी, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन, ठीक है ना, ये सब आप खाते ही रहते हैं। पिजन पी, लेंटिल, ये अलग अलग प्रकार की दालें हैं, ओके। ये सब हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। ऑयल सीड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली होता है, ठीक है, कि कोई भी नेम ना पता हो तो आप गूगल करना, उसका हिंदी नेम देखना। कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लिंसीड ऑयल, तिल का तेल होता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल होता है, सूरजमुखी का पौधा होता है, उससे ऑयल बनता है, ठीक है। उसका फेस हमेशा सन की तरफ होता है। तो ये सब हमें नेसेसरी फैट्स प्रोवाइड कराते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये भी विटामिन्स और मिनरल के सोर्स हैं। अलग अलग तरीके की जो क्रॉप है उसके लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कोई पर्टिकुलर क्रॉप, हर, जैसे अफगानिस्तान जाओगे वहाँ बहुत सारा लैंड बंजर है, वहाँ तो बस मैंने सुना है अफीम की खेती होती है, ठीक है। अफीम का भी यूज़ मेडिसिनल भी है और ड्रग्स के लिए भी कंज्यूम करने के लिए लिया जाता है। टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स, उनके ग्रोथ और कंप्लीशन के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में आपको पता है ग्रो की जाती हैं उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहते हैं, और जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इसका आप कुछ हिंट भी बना सकते हो, जैसे आर से रेन और के से खारिफ। आर के याद रहेगा, मतलब रेनी सीजन में खारिफ, ठीक है। ओके, कोई भी हिंट आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ भी सोच लो। जैसे मुझे तो मेरे एक मित्र का नाम याद आ रहा है, अब तो वो है नहीं, तो रोहित कपूर से रेनी खारिफ, ठीक है, रेनी सीजन में हम खारिफ जो है, आप भी अपने कोई हिंट बना सकते हो ऐसे। और विंटर सीजन में जो है रबी क्रॉप्स होगी, WR, मतलब रॉबी विंटर सीजन में रॉबी क्रॉप्स। रबी, ठीक है। हिंदी में रबी होता है, इंग्लिश में राबी भी बोलते हैं, राइट। ये वैसे हिंदी के नेम्स हैं, इनका डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है इन्हें। तो खारिफ क्रॉप्स में पैडी, ये चावल, धान, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, ग्रीन ग्राम, हरी दालें, ठीक है। और रबी में आ जाता है गेहूं, ग्राम में दालें, मस्टर्ड, लिनसीड, तिल का तेल, ये सब आ जाता है। तो ये कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी आपने बेटा एट्थ में पढ़ रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, खारिफ और रबी में कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं, मैं चाहूंगा आप जरा लाउडली रीड करें। Kharif crop sown in the months of June, July.
Rabi crop, sown in months of October-November. Second, crops grown in hot and wet condition. Kharif crop. Rabi crop, crops grown in cold and dry conditions. Kharif crop, crops are harvested during September-October. Crop Rabi crop, crops are harvested during March-April. थैंक यू पार्थ। तो सोन का मतलब है, मतलब बोया जाता है, इनका जो बीज है, जो सीड है, वो प्लांट किया जाता है, ठीक है, जून जुलाई के मंथ में। मतलब ये लगभग रेनी सीजन होता है हमारे एनसीआर में। जबकि राबी जैसे अब चल रहा है अक्टूबर और नवंबर में ये बोया गया होगा, ठीक है। क्रॉप्स हॉट और वेट कंडीशंस में होती हैं जो खारिफ होती हैं, जबकि ये कोल्ड और ड्राई कंडीशन में होती हैं। इनकी हार्वेस्टिंग हो गई होगी, ऑब्वियसली ये कटेगी बेटा फसल, हाँ जी। तभी तो जाके वो बोएंगे, ठीक है ना। तो सितंबर अक्टूबर में खारिफ को कट कर देते हैं और फिर मार्च और अप्रैल में रबी क्रॉप की कटिंग होती है, बैसाखी पे होती है, गेहूं की खासकर। सबसे ज्यादा एनसीआर में वीटी फेमस है, हम सब वही वाली रोटी खाते हैं, गेहूं वाली। अब आता है क्रॉप यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। आप भी साथ साथ अपने नोट्स में लिख सकते हैं पार्थ, ठीक है। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप यील्ड को, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है वो फार्मिंग की 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। सबसे पहले तो हमें सीड, भाई जो भी बीज आपको बोना है, जो भी सीड है, उसको अच्छे से प्लांट करना है, नर्चर करना है क्रॉप प्लांट्स को। जब उससे पौधा बनेगा तो उसको अच्छे से उसकी देखभाल करनी है, उसे नर्चरिंग करना है और प्रोटेक्ट करना है ग्रोइंग और हार्वेस्टेड क्रॉप को, ताकि कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो बेटा जो मेजर एक्टिविटीज हैं जिससे आप क्रॉप यील्ड यानी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वो हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अलग अलग वैरायटी की क्रॉप है उसके सुधार के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए, और क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट की जो क्रॉप है उसे भी हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर बात करें हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की, तो ये जो हमारी अप्रोच है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि हम कोई ऐसी क्रॉप ढूंढे जो हमें गुड यील्ड, मतलब अच्छा प्रोडक्शन दे, राइट। हाँ जी। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई इसके जो फैक्टर हैं वो हम उनके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि हायर यील्ड, मतलब हायर प्रोडक्शन के लिए अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है किसी भी फील्ड की, किसी पर्टिकुलर टाइप, जो भी आप अपने फील्ड में जो भी प्लांटेशन लगाना चाह रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में हो, तो सबसे पहले आपको क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। क्वालिटी जो कंसीडरेशन है उसके लिए क्रॉप टू क्रॉप कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि आपको कुछ बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा। ऐसी क्रॉप्स जो बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ इसे और थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसी जो क्रॉप्स हैं जिनमें सफिशिएंट रेजिस्टेंस होगा बायोटिक फैक्टर्स के लिए, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है वो डिसीजेस, इंसेक्ट्स और इन सब से ना, ये नर्मोटोड्स से फ्री होना चाहिए, और एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि गर्मी, सर्दी, फ्रॉस्ट या चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, इन सब से फ्री होना चाहिए। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, चीप, ठीक है ना, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हर तरीके के उसकी रेंज हो, मतलब अडेप्ट कर सकें, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन में हम उसको अडेप्ट कर सकें। तो इसी वजह से उसे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो हो सके वो जो भी आपकी क्रॉप है। या डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी जो टॉलनेस है या ब्रांचिंग है फॉडर की, या ड्वार्फनेस का मतलब होता है शॉर्ट हाइट, ठीक है ना। कोई अगर गिट्ठा व्यक्ति होता है ना बेटा, छोटा व्यक्ति ड्वार्फ। होता है, उसे ड्वार्फ बोलते हैं। तो ये सीरियल्स के लिए ड्वार्फनेस की भी जरूरत होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये सब आप कैसे अचीव करेंगे, इससे अचीव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी यूज कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बेटा पहला मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हम कंबाइन करते हैं अलग अलग वेराइटीज या स्पीशीज को ऑर्गेनिज्म की, जो जेनेटिकली डिसिमिलर होती हैं
एक हाइब्रिड, हाइब्रिड होता है जो दो तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। डिस डिसिमिलर होता है कि वो कोई हाइब्रिड नहीं बनाएगा। ये इंटर वेराइटल भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, या इंटर जेनरिक भी हो सकता है, ठीक है। जेनरिक मतलब उसके जीन सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो और कई क्रॉप्स ऐसी आती हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। इसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, हम एक जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप प्रोडक्शन में बेटा हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो कैरी आउट करेंगी, फार्मर के लिए हायर स्टैंडर्ड सेटअप करेंगी क्रॉप प्रोडक्शन। बेटा जितनी मेरी क्रॉप अच्छी होगी, जितनी में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतना ज़्यादा मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, ठीक है। ये बेटा खेत वेद ये बड़ा मेहनत का काम होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को बड़ा करना होता है ना, जैसे पूरा साल इसकी सेवा करनी होती है, ठीक है, तब कहीं जाके वो बिकता है। तो इन सब में आ जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें मैन्योर, मैन्योर होता है खाद, याद रखना, ठीक है। फर्टिलाइजर, आपको पता है हम फर्टिलाइज करते हैं सॉइल की, मतलब जो फर्टिलिटी है सॉइल की बढ़ाते हैं, ठीक है। हम्म, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल बड़ा प्रचलन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पता क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह ऐसे केमिकल है, उससे फ्रूट जल्दी पक जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल नेचुरल मेथड से चीज़ों को उगाया जाता है। इरिगेशन आपको पता है, पानी की सप्लाई फील्ड में, और क्रॉपिंग पैटर्न की, ठीक है। अब वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। कुल मिला के 16 न्यूट्रेंट्स हैं जो किसी भी प्लांट के लिए काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि अगर इन न्यूट्रेंट्स की कमी होगी तो वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो होगा प्लांट्स का, यानी कि उसकी ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन, इन सबको अफेक्ट करेगा। इनमें से 16 में से जो 13 न्यूट्रेंट्स है वो सॉइल के द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन एयर के द्वारा जो दी जाती है वो सब आ जाते हैं। और 13 में से जो 6 न्यूट्रेंट है बेटा, आउट ऑफ 13, 6 आर देयर विच आर क्लासिफाइड एज मैक्रो न्यूट्रेंट्स, और बाकियों को हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब, थैंक यू, तो ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट्स की। ये काफ़ी कम क्वांटिटीज में इनकी जरूरत पड़ती है पार्थ। ये माइनर एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। इनके अंदर बोरॉन, जिंक, ये सब एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। आपको इन सब के सिंबल भी पता है। आप, मैंने बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। ऐसे जिंक था जिसकी वैलेंसी 2+ थी। मैक्रो न्यूट्रेंट, ये ऐसे न्यूट्रेंट्स है बेटा जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में जिनकी जरूरत पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को इनकी जरूरत पड़ेगी। मैक्रो न्यूट्रेंट में मेन आते हैं एनपीके। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। ये पोटेशियम पता है ना, केलियम से आया, केलियम से आया, ठीक है, तभी इसका नाम ऐसे है, ठीक है। केलियम का जो स्पेलिंग है वो है KALIUM, याद रखना। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो अब मैं चाहूँगा कि एक मिनट, कई ऐसे मेथड हैं जो सॉइल को एनरिच करने में, उसकी फर्टिलिटी बनाने में और यील्ड मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने में काम में आते हैं। मैन्योर, जिसे हिंदी में खाद भी कहते हैं, आपने भी अपने गमलों में गोबर वाली खाद उससे बनी हुई दी होगी काफ़ी बार, ठीक है। वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल होती है। और एनिमल एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा तो समझते हो ना, वेस्टेज, ठीक है, आपकी पोटी, ओके, एनिमल की, एनिमल एक्सक्रेटा। और ऐसे ही प्लांट वेस्टेज, इन सब से भी, इन सबको डिकम्पोज करके बनती है। एनिमल के वेस्टेज गोबर से बनती है, ठीक है, वो वाली काफ़ी अच्छी होती है। अब मैं चाहूंगा पार्थ आप प्लीज मैन्योर की कुछ एडवांटेजेस रीड करें लाउडर। Manures helps in enriching the soil with organic matters and nutrients. Second, it helps in increasing the soil